स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऋषभ एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 9 का, ठीक है। इसमें पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज का लेक्चर जो है वो है ग्रेविटेशन, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है ग्रेविटेशन मीन्स गुरुत्वाकर्षण। इसका भी पहला पार्ट है, पार्ट ए, ठीक। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो वर्ड ग्रेविटेशन का हिंदी है हमारा गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों ग्रेविटेशन, फ्रेंड्स आप लोग को ये पता ही है कि ग्रेविटेशन एक प्रकार का क्या है, फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशन एक प्रकार का फोर्स है जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। जैसे एग्जांपल में, जैसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पेस में इस तरह से थ्रो करते हैं तो वह जस्ट इतना भी हाइट पर जाए लेकिन फिर वो लास्ट में ग्राउंड पर ही आता है, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न है कि जो अर्थ है हमारा एक प्रकार के फोर्स से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी रखता है, उसी को कहा जाता है ग्रेविटेशन। और जिस फोर्स से उस बॉडी को या ऑब्जेक्ट को खींचता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे ये बॉल ही है, अगर इसको हम इस तरह से फ्रीली थ्रो करते हैं ऊपर, तो ये जस्ट देखते हैं हम इस तरह से थ्रो करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो अर्थ है, अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से जो है वो अपने तरफ हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक। अब दूसरा जो बात हुआ कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या होगा। अभी तो हमने फ्रीली एक एग्जांपल समझा। न्यूटन क्या कह रहे थे कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए सर्टेन फोर्स। कह रहे हैं न्यूटन के अकॉर्डिंग, कह रहा है कि एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, सर्टेन फोर्स, कुछ बल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने पढ़ा है, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तीनों लॉ हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें न्यूटन कह रहे हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट जो है वह एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये भी एक तरह का फोर्स है, ग्रेविटेशन। अब बात करते हैं इफ द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि किस प्रकार का, मतलब कितना अर्थ जो है कितने फोर्स से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। बॉडी अगर हैवी हो तो वो कितना जल्दी नीचे आएगी, अगर बॉडी का जो मास है वो कम है तो वो कितना जल्दी नीचे आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है हमारे पास, ये बॉडी थोड़ा इसका मास कम है, तो इसको जब हम लोग ड्रॉप करेंगे तो ये आसान थोड़ा जल्दी में स्लो में ही वो ग्राउंड पर आ जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टोन है, उसका जो मास है वो क्या है, ज़्यादा है, तो उसको जब हम लोग फ्रीली ड्रॉप करते हैं तो वह जो है अर्थ उसको जल्दी खींच लेता है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, इफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर स्मॉल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। कह रहा है कि इफ द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट है उनके दोनों के ऑब्जेक्ट के मासेस जो है स्मॉल है तो उनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो बहुत ही मिनिमम होता है, एक तरह से नेग्लेक्टेड होता है, ठीक। तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का एक यूनिवर्सल लॉ बनाया गया, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइए देखते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या होगा, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ईच अदर एवरी अदर विथ ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का इसके है कि अगर मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है, दो कोई बॉडीज है, एक है m1 और एक है ये m2, दोनों जो है r डिस्टेंस से एक दूसरे को सेपरेट किया गया है, ठीक है। ये m1 बॉडी है, ये m2 बॉडी है, ये दोनों को r डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
जो इनका फोर्स, इन पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मासेस के, m1 और m2 के प्रोडक्ट के मासेस के प्रोपोर्शनल होगा। दो ऑब्जेक्ट है m1 m2 और ये फोर्स जो इस पे अप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के प्रोडक्ट के। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। दैट मीन्स जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बहुत ही इजी वे में कि दो बॉडीज हैं जिनका मास एक का m1 है m2 है, दोनों को r डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, तो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अब फ्रॉम बोथ द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हम लोग ये प्राप्त करेंगे कि f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है m1 इंटू m2 अपान r के स्क्वायर के। ठीक है, m1 इंटू m2 अपान r के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आगे देखते हैं, अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनल को हटाएगा तो एक कांस्टेंट लगेगा f इक्वल टू जी m1 m2 अपान r का स्क्वायर। ये g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये इन दोनों दोनों बॉडीज हैं इनका जो मीडिया है उसको नहीं बताता ये कि मतलब ये किस मीडियम में रखे गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको वाटर में रखा गया है, एयर में रखा गया है, फ्री स्पेस में रखा गया है, तो उसके लिए जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी अलग अलग होती है। लेकिन जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये किसी मीडियम का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक, तो यहाँ से हमें ये मिला F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपान r का स्क्वायर। ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिल्कुल ही सिंपल वे में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिराइव करने में, बहुत ही छोटा सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब बात आती है, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम बात करते हैं जो यूनिवर्सल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अब जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो है उसका यूनिट क्या है उसको भी इसी फार्मूले से हम लोग देख लेते हैं। हमें पता है F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपन r का स्क्वायर है। ठीक, यहाँ से हमें g का जो है यूनिट निकालना है, तो हम क्या करते हैं g को यही रहने देते हैं, g को क्या करते हैं इससे बाहर निकाल लेते हैं। तो g को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा f इंटू r का स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। ठीक है, ये हमारा g इक्वल टू हो गया f इंटू r का स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। अब यहाँ से हम g की वैल्यू बिल्कुल ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। हमें पता है फोर्स को जो है किस में नापा जाता है, फोर्स को किस में नापा जाता है न्यूटन में। ठीक, फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन। ये r जो है दोनों बॉडी के दोनों बॉडी है उनके बीच की दूरी है, r से जिसको डिनोट किया गया है, तो इसको हम लोग मीटर में नापते हैं, तो इसको लिख सकते हैं m इंटू एम, क्योंकि m r पे स्क्वायर है, दो बार इसको m इंटू एम कर दिया। ठीक, अब हमें पता है नीचे लिखा है m1 और m2। m1 m2 का मतलब ये कि दोनों मासेस हैं, तो मास को हम लोग किस में करते हैं kg। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होगा हमारा kg हो गया, तो kg इंटू kg। तो यहाँ से हमें g क्या मिला, g इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर। ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू का यूनिट। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब वैल्यू जान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हुई, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की जो वैल्यू होगी वही रहेगी फिक्स, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, ये है वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ताकि किसी भी न्यूमेरिकल में अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है तो उसकी वैल्यू दी होगी, तो वहाँ से आप न्यूमेरिकल आसानी से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो हमने बताया ग्रेविटेशन क्या होता है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को जो जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशन का मतलब ये हो गया गुरुत्वाकर्षण, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग स्पेस में फ्रीली थ्रो करते हैं तो वह जो है वो ग्राउंड की तरफ आता है, अर्थ के सेंटर की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है। वो रीजन होता है कि ग्रेविटेशन की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है कि वह ऐसा चीज है कि वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींचता है, और जिस फोर्स से वो खींचता है उसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हमने बताया है कि यूनिवर्स में जो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे पर जो है फोर्स अप्लाई करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो है अप्लाई करते हैं न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसके अकॉर्डिंग आप लोग जान लें। तो हमने क्या किया, एक जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि अगर मान लीजिए दो बॉडीज हैं जिनका मास एक का m1 है दूसरे का m2 है, r डिस्टेंस पर जो है उन दोनों को रखा गया है, तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा। ठीक है, वो एक दूसरे पे क्या फोर्स लगा रहे हैं, किस तरह से फोर्स लगा रहे हैं वो हमने बताया। सपोज करिए जो एफ था वो डायरेक्टली हमने मान लिया कि वो दोनों के मास जो थे उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से जब मास को आप लोग इंक्रीज करेंगे, किसी बॉडी के मास को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, और अगर मास डिक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स भी कम लगेगी। ठीक है, दूसरे में क्या किया, फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर कोई चीज़ फोर्स अगर बढ़ा रहे हैं तो उनके बीच की दूरी कम होगी, और अगर दोनों के बीच की दूरी अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि फोर्स वहाँ पे जो है कम लगेगा। ठीक है, तो ये इन्वर्सली का मतलब यही होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का यही मतलब होता है। तो दोनों इक्वेशन हमने पा लिया कि F जो है m1 m2 और अपॉन आर स्क्वायर के यहाँ हो गया। यहाँ से हमने F की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद हमने क्या किया, जो G था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, वहाँ से हमने उसका यूनिट निकाल लिया, यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद हमने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ये हमारा ग्रेविटेशन अभी चैप्टर स्टार्ट किया, इसका पार्ट ए था। ठीक है, आगे आप लोग इसी तरह से हमारे लेक्चर में बने रहिए, आपको जो है शुरू से लास्ट तक के इस चैप्टर को पूरा क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर अगले चैप्टर पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।